नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो अभी जैसे हम लोगों ने ग्रुप में डाल रखा है कि केस से संबंधित दस्तावेज जमा करना। जब भी मैं कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, मीटिंग में बता रही हूँ, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं विस्तार से और शांति से आपको चीज़ें बता रही हूँ। किसी भी कंपनी का जिसका केस हमारे पास में लगा हुआ है, जैसे बीएनपी रियल एस्टेट, केवीसीएल, बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, जीएन, या फिर वीआईपी का भी होने ही वाला है, या अन्य और भी जो भी कंपनियां जो तैयारियां भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिएगी। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। फिर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता है। जिन लोगों के दो तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन लोगों के केस चल रहे हैं ऑलरेडी, जैसे किसी ने एफआईआर करवा रखी है, किसी का सेशन कोर्ट में चल रहा है, किसी का हाई कोर्ट में केस चल रहा है, या एनसीएलटी में भी लगा हुआ है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के केस में शामिल हो सकते हैं। उन लोगों को क्या करना है कि जो पहला फरियादी है या उस केस में जो शामिल फरियादियों की जो लिस्ट रहती है, उसमें जिनका नाम है उनको वकालतनामा देना है, अपनी पॉलिसी का एक एफिडेविट बनाना है, पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी लगाना है, लास्ट वाली रसीद की फ़ोटोकॉपी लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स लगाना है। प्लस में अगर जैसे किसी का केस चल रहा है तो उसे चालान की मतलब चार्ज शीट जो रहती है, उसमें ऑर्डर होते हैं या प्रॉपर्टी सीज होती है, उस चालान की कॉपी चाहिए, प्रमाणित कॉपी लगती है। अगर किसी की एफआईआर कटी हुई तो एफआईआर की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके केस ऑलरेडी चल रहे हैं। मैंने अभी फिर रिपीट करा था, जिन लोगों के केस चल रहे हैं उन लोगों के लिए। अब दूसरी तरह के लोग हैं बहुत सारे, जैसे हमारे निवेशक, हमने केस लगाए हैं एजेंटों के माध्यम से। तो एजेंट ने खुद ने अपने केस लगा रखे, बाकी अपने निवेशकों के लिए तो नहीं लगा रखे, और हम जो केस लगा रहे हैं वो निवेशकों की धन वापसी के लिए लगा रहे हैं। मतलब हर निवेशक उस केस में शामिल होना चाहिए। तब हर निवेशक से तो अपन एफिडेविट या वकालतनामा नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए एजेंट आवेदन करे या फिर डायरेक्ट निवेशकों से भी करवा दे। बाकी कलेक्टर कार्यालय पे आवेदन होना चाहिए, तो उसमें उनका नाम पूरा मतलब पूरी डिटेल्स होनी चाहिए उस आवेदन के अंदर। और लास्ट वाले मतलब पहली पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी, लास्ट वाली रसीद की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स की फ़ोटोकॉपी लगानी है। कई सारे लोगों को लग रहा है कि भाई हम आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या डिटेल्स दे रहे हैं, और जैसे अभी साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, तो हमारे डिटेल्स का मिसयूज हो सकता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की डिटेल्स लगा रहे हैं, तो उस पर आप ऊपर से लिख सकते हैं कि आपकी कंपनी का नाम, किसकी मैच्योरिटी संबंधी शिकायत है, तो उसको उसकी फ़ोटोकॉपी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। रहा सवाल जैसे कि मान लो आधार कार्ड या पैन कार्ड के नंबर हम डालते हैं, तो देखिए कुछ गलत होना है तो वो तो अब हमारे मोबाइल नंबर से सारी चीज़ें सब लिंक है, तो हो ही रहे हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, वो एक बड़ा अलग इशू है। बाकी आप इसमें जमा करने के लिए उसके ऊपर लिख सकते हो। और ये दस्तावेज आपको करने हैं कहाँ पे, कलेक्टर कार्यालय पे, या फिर जहाँ पर भी कैंप लग रहे हैं उस कैंप में जमा करने, वहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। मतलब वो निवेशक को भी पैसा नहीं मिला है तो वो निवेशक भी अपना आवेदन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट केस के लिए। अब जैसे कई सारे लोगों के सवाल थे कि मैडम जो पॉलिसी धारक है उसकी डेथ हो गई है, तो पॉलिसी धारक की अगर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है, और उनके नॉमिनी का डिटेल्स लगेगी। जैसे मान लो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, पॉलिसी लगे, पॉलिसी के पीछे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, साथ में नॉमिनी जो है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की डिटेल्स लगेगी, ताकि उसमें शो हो रहा है ना कि नॉमिनी हो रही, नॉमिनी के नाम पे चेक बन जाएगा। अब एक दो मैटर ऐसे आए हैं कि जिसमें निवेशक की भी मृत्यु हो गई है, प्लस में जो वो थे नॉमिनी, उसकी भी मृत्यु हो गई है। उस कंडीशन में परिवार के ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपके राशन कार्ड रहता है उसमें रिलेशन दिख शो हो जाते हैं। तो घर का कोई और सदस्य हो, जैसे मान लो नॉमिनी का नॉमिनी किसी दस्तावेज में पता चले, जैसे मान लो मेरी मम्मी शांत हो गई, फिर मैं भी शांत हो गई, तो मेरी मम्मी के इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स लगने थे, मैं भी नहीं रहती हूँ, तो मेरा बेटा अगर लगाता है तो मेरा और मेरे बेटे के रिलेशन को शो करते हुए वो लगा सकता है। मतलब नॉमिनी का नॉमिनी भी इस चीज़ को आवेदन कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस में कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों ने लोगों को पैसा दे दिया है, तो हमने शुरू से कहा है कि अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है तो आप उनसे लिखित में ले लो कि ये कंपनी में ये एजेंट थे और हमें पैसे की आवश्यकता थी, तो हमने इनसे पैसा हमारा वापस ले लिया है। अब ये चेक इस एजेंट के नाम से बनना चाहिए, उसमें मुझे या मेरे नॉमिनी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर इस तरह से एफिडेविट बना के
वो निवेशक दे देता है, तो आपके नाम के डॉक्यूमेंट्स लगा के उस पॉलिसी के साथ में आप अपने दस्तावेज लगा सकते हैं, चेक आपके नाम से बनेगा। बाकी अगर मान लो कोई निवेशक लिखित में नहीं दे रहा है और केस एजेंट के माध्यम से लगा है, तो संस्था के माध्यम से हम ये कार्रवाई भी करवा सकते हैं कि भाई ये जो निवेशक है इसने एजेंट से पैसा ले लिया है, या तो निवेशक इस एजेंट को पैसा दे या फिर ये एजेंट को लिखित में दे दे कि ये चेक एजेंट के नाम से बन के आएगा। ऐसी कंडीशन में भी चेक एजेंट के नाम से बन सकता है, या फिर उस व्यक्ति को जब पैसा मिलेगा तो उस व्यक्ति उसको पैसा दे देगा। ये चीज़ आपको लिखित में लेनी ही रहेगी, ये सभी कंपनी वालों के लिए है। और कुछ सवाल थे कुछ लोगों के कि जैसे कि मान लो हमारी रसीद पॉलिसी घूम गई है। अब जैसे मान लो आपके पास में 1000, 500 या 2000 का नोट है और वो नोट आप केयर नहीं कर पाए, तो फिर आप भूल ही जाओ ना उस चीज़ों को। आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी का ऑफिस खुल के हमको मैच्योरिटी नहीं मिल रही, हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाएंगे तो हमें कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा पैसा जमा था। तो कोई सी भी रसीद पॉलिसी कुछ भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने इस कंपनी में पैसा जमा करा था। उसके साथ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने KYC कर सकते हैं अटैच। रहा सवाल कुछ लोगों का है कि भाई हमारा कंपनी में दस्तावेज जमा हो गए थे और वहाँ से हमें एक स्लिप मिली थी। जैसे कि हम लोग जब जमा करते थे तो कई सारे लोगों के ऐसे लिस्ट बना, मतलब बहुत सारे लोगों की लिस्ट लगा के हम उसमें जमा करते थे। कुछ लोगों की एक स्लिप मिलती थी, तो जो कंपनी से वहाँ से कंपनी में आपने दस्तावेज जमा करा और वहाँ से स्लिप मिली थी, ये स्लिप में आपको पूरी डिटेल्स रहती है, कंपनी के सिग्नेचर रहते हैं, तो वो चीज़ भी ओरिजिनल में ही काउंट होती है। उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएं, प्लस में पीछे आपके दस्तावेज लगा दें, ये हो जाता है। अब कई लोगों की पॉलिसी घूम गई है, फट गई है, तो उसका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये केस जैसे कि मान लो अगर निवेशक के माध्यम से लगा होता तो निवेशक आपके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर सकता था, पर ये केस लग रहे हैं किनके माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से। मतलब एजेंट केस लगा रहा है और उसमें अपने निवेशकों की लिस्ट लगा रहा है। तो आप केस लगाएं, केस लगाने के बाद में निवेशकों से बोले कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, आप अपनी डिटेल्स जमा कर दें, हमें दे दें, या फिर जहाँ पे कैंप लग रहे हैं या कलेक्टर कार्यालय पे जाके आप दस्तावेज जमा कर दो। अगर निवेशक नहीं देता है तो उसकी जवाबदारी उसकी खुद की होगी। अब कुछ निवेशक ऐसे हैं कि जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जिन पे आपको या उनको आप पे विश्वास नहीं है, तो आप एक सिंपल सा लेटर लिखिए कि हमने ये कंपनी में एक केस लगाया है और आपके दस्तावेज उसमें जमा करने, ताकि आपका पैसा आपको मिले और आप अपने दस्तावेज या तो हमें दे दीजिए या वहाँ जमा कर दीजिए। उस निवेशक से मिले, उस पर उसके हस्ताक्षर करवा ले। अगर वो नहीं देता है तो कभी भविष्य में खुदा ना खास्ता अगर वो आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो आपके पास में प्रूफ रहेगा कि भाई आपने तो अपने निवेशकों को बोला था। देखिए हम दोनों चीज़ें कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों के हितों के लिए, एजेंट को सरकारी गवाह बना के। पर अगर मान लो कोई निवेशक ही पूरा अभद्र व्यवहार कर रहा है और या कुछ गलत करता है, तो हमें एजेंट को भी बचाना, क्योंकि जितनी एजेंट की गलती है उसकी सज़ा वो भुगत रहा है, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलनी चाहिए। अब जैसे कई सारी कंपनियों के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनमें कभी भी दुविधा का बना हुआ है कि हम केस लगाएं या ना लगाएं, या हम किस संगठन के साथ में जाएं। आप 10 संगठन देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है अभी फ़िलहाल किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी आप क्या देखेंगे, मान लो अभी तक का जो सफ़र है उन संगठन, किसी भी संगठन का अभी तक का जो सफ़र है जिसमें आपको सत्यता ज़्यादा लगे, आप उनके साथ में हो जाइए। क्योंकि इन 2, 4, 5 सालों में पैसा नहीं मिला है किसी भी संगठन के माध्यम से। अभी फ़िलहाल सभी संघर्ष कर रहे हैं, और जो संघर्ष में रुक जा रहा मतलब वो तो फेल ही है। रिजल्ट तक हम तो डटे रहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम डटे हुए हैं। पर आप मुझ पर भी कैसे विश्वास करें, तो आप हमारे पिछले अभी तक की जो भी बात अगर हमने गलत कही हो तो आप हमारे साथ में मत जुड़िएगा। रहा सवाल अगर आप अलग से केस लगाना चाहते तो जो डिटेल्स मैंने बताई है वो सारी चीज़ें लगा लो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सारी कंपनी वाले हमारे ही साथ में आए, पर आप हमसे कहीं ना कहीं टच में है, तो हम चाहते हैं कि भाई आपका निवेशकों का भी पैसा मिलना चाहिए और आपको कोर्ट के सहारा लेना चाहिए। देखिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये सारी चीज़ें तो समय बर्बाद करने वाली ही है। आपको कोर्ट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आप चाहे खुद जाएँ या संगठन के माध्यम से चाहें, जैसे भी जाए, पर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। रहा सवाल, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे इसमें आवेदन में बर्ड्स एक्ट का विवरण ना दे। हम ऑलरेडी एजेंट को सरकारी गवाह बना के केस लगा रहे हैं, हमारी सारी कार्रवाई एजेंट को सरकारी गवाह बना के कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एजेंट और निवेशक दोनों पीड़ित हैं। पर बर्ड्स एक्ट को अगर पूरा पढ़ा जाएगा तो उस एक्ट में तो प्रावधान है कि एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है।
अब ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैडम लोगों को डरा रहे, तो मैं आमने सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। आप इस चीज़ को समझिएगा कि अभी फ़िलहाल अभी 2-4 दिन ही हुए मैं अहमदनगर कलेक्टर महोदय से ही मुलाकात करके आई हूँ। उन्होंने हमें कहा, क्योंकि वहाँ पे काउंटर ओपन हो चुका है बर्ड्स एक्ट को लेके, तो उन्होंने कहा कि क्या बर्ड्स एक्ट में आवेदन करवाने हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, हमें बर्ड्स एक्ट में आवेदन नहीं करवाने, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में हम लगा चुके हैं और हमें इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जमा करने। तो आप खुद ही समझिए, यदि कलेक्टर महोदय जनता के पक्ष में ही बात करेंगे ना, अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसमें बिना केस के ही पैसा मिल रहा है और 180 दिवस में ही मिल रहा है, तो कलेक्टर महोदय हमें अनुमति ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही तो बताया था कि बर्ड्स एक्ट के लिए काउंटर खुले हुए हैं। पर उनको भी हमने जब बताया था, उन्होंने हमें अलग से अनुमति दी और हमने बोला कि सर हम बर्ड्स एक्ट में आवेदन नहीं करेंगे। वहीं बर्ड्स एक्ट में आवेदन के लिए कलेक्टर महोदय ने क्या कहा कि हम लोग ये आवेदन कलेक्ट करके संबंधित थाने पे भेज देंगे। मतलब ये कि जहाँ जहाँ से भी जिस जिस क्षेत्र के थाने लेवल के हैं उस थाने पे भेज देंगे। अब आप समझिए कितनी स्लो प्रोसेस है कि जब थाने पे कलेक्टर कार्यालय से थाने पे बंडल जाएंगे, वहाँ पर कथन होंगे इतने सारे लोगों के, फिर आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। आप जाके वहाँ पे अगर प्रेशर भी देंगे, धरना प्रदर्शन रैली सब कुछ करेंगे, बाकी वो बोल देंगे कि प्रोसेस में है, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप में इतनी है कि आप वेट कर सकते हैं, तो आप उनका भी वेट कर सकते हैं, आवेदन कर दो बर्ड्स एक्ट में, देख लो 1-2 साल और इंतज़ार कर लो। अगर आपको लग रहा है कि धरना प्रदर्शन रैली से ही हो सकता है, तो मैं बता रही हूँ कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, मतलब कि राजनीतिक मुद्दे हैं, वास्तविक जो आंदोलन होना चाहिए वो हो नहीं रहे, क्योंकि अधिकतर संगठन भटके हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम इस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर दे, उस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर दे, मतलब कुल मिला के उनका उद्देश्य किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में विलय करने का है। वो लोगों का सिर्फ दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो राजनीतिक पार्टियां ही पैसा दिला देती, तो भारत के अब भी वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप उनके राज्य में जाके देख लीजिए, अगर वो किसी ऐसी कंपनी का पैसा दिला पाए हों कि जिसका बिजनेस अन्य प्रदेश में है, तो आप निश्चित इस नुस्खे अपना लेना। बाकी ये सिर्फ संगठन आपका दिमाग डाइवर्ट करने की बातें कर रहे हैं। आंदोलन से भी इफ़ेक्ट पड़ सकता था, बाकी अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही है उस हिसाब से अगर आंदोलन होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मतलब आप बर्ड्स एक्ट में करें तो भी टाइम वेस्ट होगा। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि बर्ड्स एक्ट में एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है, और आप इसी चीज़ को कार्रवाई करें, पर उसमें संशोधन करके एजेंट को फरियादी बना के कार्रवाई करें। मतलब देखिए, आप मेरे शब्दों को देखिए और उसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा, सुनिएगा। हमने बोला कि एजेंट पर कार्रवाई होती है, पर संगठन वो कार्रवाई करे कि एजेंटों को सरकारी गवाह बनाकर ही कार्रवाई करे। और बर्ड्स एक्ट का प्रचार करने वाले बोल रहे थे कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप तो आवेदन करो। अब वही लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम उनको बचाने के लिए भी एक पिटीशन दायर करेंगे, मतलब एजेंटों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है। और आप पहले बोल रहे थे कि कार्रवाइयाँ नहीं होगी, और अब हो रही है। लोग लाखों रुपए एजेंट बेचारे दे रहे हैं, कई जमानतें करवा रहे हैं, और अब वो बात कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे पिटीशन दायर करेंगे कि एजेंट को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। मेरा इस वीडियो को आप चाहो तो सेव करके रख लीजिएगा। केवल एजेंट को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कोर्ट ये आपको आदेश नहीं दे सकती कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। 2 वकीलें कहते हैं ना कि वकील का अपना नॉलेज से ही चीज़ें मजबूत होती हैं। हम एजेंट को सरकारी गवाह, मतलब ये कि हमसे अनजाने में एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की भरपाई हम कर रहे हैं, तो हमें सज़ा माफ़ कर दी जाए। और उन लोगों का कहना है कि हमसे अनजाने में एक्सीडेंट हो गया है, हमने जान करके नहीं करा और हमें माफ़ कर दो। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं समझने वाले को मैं कैसे भी समझाऊंगी तो नहीं समझेंगे। तो हमारी बातें इसलिए मान ली जाती है कि हमने मान लिया है कि हाँ हम एजेंट है। आप झूठ बोलना चाहो तो बोल लो, बाकी रियल तो है कि हम एजेंट हैं। इस एक्ट में एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये भी सही है, पर हमारे संविधान में हमें भी अधिकार दिया है कि हम अपना पक्ष रख सकते हैं। तो हम लड़ाई हमारे पक्ष को मजबूत करते हुए ही लड़ रहे हैं। फिर भी आपको लग रहा है आंदोलन करना, आप कर सकते हैं। आपको लग रहा है आप बर्ड्स एक्ट में करना है, आप कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। बाकी ये है कि हमारे लोगों को क्या करना है, ये पूरी जानकारी मैंने इसमें व्यवस्थित दे दी है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मीटिंग में आके आप पूरी जानकारी लें, क्योंकि वो आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है वो आप पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। केस से संबंधित करीब करीब सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी है। फिर भी अगर कुछ बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।